जय हिंद दोस्तों। रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी टॉपिक, रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी, इसका रिवीजन सुनिएगा ध्यान से। माहौल के सरकार, सबसे पहली बात सेक्शन नंबर 22, 23, 24, ये तीन सेक्शंस बड़े इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो ये बताते हैं कि सर किन लोगों को रजिस्ट्रेशन करवाना है और किन को रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है अंडर जीएसटी। ओके, सेक्शन नंबर 22 ये कहता है कि एवरी पर्सन जिसका भी एग्रीगेट टर्नओवर इन अ फाइनेंशियल ईयर एक्सीड करता है 20 लाख रुपए, उनको रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा इन एवरी सच स्टेट और यूनियन टेरिटरी फ्रॉम वेयर दे आर मेकिंग अ टैक्सेबल सप्लाई। पर ध्यान रखिएगा सेक्शन नंबर 23 ने बोला हुआ है अगर किसी पर्सन ने एक्सक्लूसिवली एग्जाम सप्लाई में ही डील किया, मतलब इफ ही सप्लाइंग ओनली एंड ओनली एग्जाम गुड्स और एग्जाम सर्विसेज या ऐसा सर्विसेज या ऐसा गुड्स जिस पे जीएसटी लेवी नहीं होता है, तो ऐसे केस में उसको रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। अब सर दोनों पॉइंट को अगर हम मर्ज करें, मान लो मेरा एक ब्रांच महाराष्ट्र में, एक ब्रांच मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश ब्रांच में एक्सक्लूसिवली एग्जाम सप्लाई करता हूं, तो ऐसे केस में मध्य प्रदेश में रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। और अगर मैं महाराष्ट्र से टैक्सेबल सप्लाई करता हूं तो महाराष्ट्र ब्रांच में महाराष्ट्र वाले प्लेस ऑफ बिजनेस को रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत होगी। पर ध्यान रखना एग्रीगेट टर्नओवर देखते वक्त दोनों ब्रांचेस का टर्नओवर देखा जाएगा। पर हाँ सर, 4 स्टेट्स के लिए, स्पेशल कैटेगरी स्टेट जो है सबके लिए टर्नओवर 20 लाख ही हो गया है बेटा, पर 4 स्टेट अभी भी ऐसे हैं जहां पे एग्रीगेट टर्नओवर का लिमिट इज स्टिल सर 10 लाख रुपए। 4 लाख। 4 स्टेट कौन कौन से बेटा? सर मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और नागालैंड। ये 4 स्टेट ऐसे है, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा, ये 4 स्टेट ऐसे जहां पे एग्रीगेट टर्नओवर का लिमिट 10 लाख देखा जाएगा। और हाँ ध्यान रखना, आपका एक भी प्लेस ऑफ बिजनेस अगर आपका एक भी प्लेस ऑफ बिजनेस इन 4 स्टेट में है तो ध्यान रखना पूरे इंडिया के लिए आपका एग्रीगेट टर्नओवर का लिमिट 10 लाख हो जाएगा। पर अगर इन 4 स्टेट में आप एक्सक्लूसिवली नॉन टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हो जिसको रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होती है, तो ऐसे केस में सर आपके ये 4 स्टेट का जो टर्नओवर लिमिट है 10 लाख वो नहीं देखा जाएगा और एग्रीगेट टर्नओवर का लिमिट जो नॉर्मल हम 20 लाख का देखते हैं वही देखेंगे। और हाँ सर, एक और एग्जामिशन दिया था सेक्शन नंबर 23 का पावर यूज करके कि अगर आप केवल इंट्रा स्टेट सप्लाई कर रहे हो और वो भी केवल और केवल गुड्स, इफ यू आर एंगेज्ड एक्सक्लूसिवली इन सप्लाई ऑफ गुड्स, तो ऐसे केस में आपका रजिस्ट्रेशन का लिमिट कितना कर दिया मालिक? 40 लाख रुपए कर दिया है। आपको 20 लाख का लिमिट नहीं, 40 लाख का बेनिफिट मिलेगा अगर आप एक्सक्लूसिवली गुड्स में ही डील कर रहे हो। पर हाँ ध्यान रखना सर 10 स्टेट इसके एक्सेप्शन है, 10 स्टेट्स। अच्छा एक बात और, उससे पहले अगर आप कुछ भी सर्विसेज दे रहे हो तो सर आपका एग्रीगेट टर्नओवर का लिमिट 20 लाख ही रहेगा। ओके ध्यान रखना बच्चों, और उन 4 स्टेट में तो 10 लाख ही रहेगा हमेशा। पर एक्सक्लूसिवली गुड्स में गुड्स सप्लाई करते हो। पर हाँ अगर आपका इंटरेस्ट का रेवेन्यू होता है तो ऐसे केस में हम ये मानेंगे कि आप गुड्स ही सप्लाई करते हो, इंटरेस्ट की रेवेन्यू जो आ रही है नो डाउट दैट इज अ सप्लाई ऑफ सर्विस बट दैट विल बी इग्नोर्ड फॉर द पर्पस ऑफ दिस नोटिफिकेशन, और 40 लाख का बेनिफिट आपको मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं सर। ओके सर, पर ध्यान रखना एग्रीगेट टर्नओवर का लिमिट देखते वक्त हम एग्जाम सप्लाई, टैक्सेबल सप्लाई सब कुछ काउंट करते हैं और उसमें इंटरेस्ट की रेवेन्यू को भी काउंट करना है। कंपोजिशन स्कीम के अंदर हम एग्रीगेट टर्नओवर लिमिट देखते वक्त या कोई भी टैक्स पे करने वक्त जब हम लिमिट देखते हैं टर्नओवर की, तब हम इंटरेस्ट को काउंट नहीं करते, वो केवल कंपोजिशन स्कीम में था। पर यहां रजिस्ट्रेशन चैप्टर के अंदर इंटरेस्ट की रेवेन्यू अगर होती है तो दैट इज एन एग्जाम सप्लाई ऑफ सर्विस और उसको एग्रीगेट टर्नओवर में हमेशा काउंट करेंगे। ओके बच्चों, पर हाँ अगर आप सर केवल और केवल गुड सप्लाई करते हो और साथ में इंटरेस्ट की भी रेवेन्यू आपको आती है, इंटरेस्ट ऑन लोन्स, एडवांसेस एटसेट्रा, तो ऐसे केस में हम ये कंसीडर करेंगे कि आप केवल गुड्स में ही सप्लाई करते हो और आपको 40 लाख का बेनिफिट मिलेगा। पर 10 स्टेट ऐसे हैं जहां पर ये 40 लाख का बेनिफिट नहीं मिलता है। 4 स्टेट तो वही बेटा, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा, जहां पे 10 लाख का लिमिट लगेगा। सेकंड, रिमेनिंग 6 स्टेट जहां पे एग्रीगेट टर्नओवर का लिमिट 20 लाख रहेगा, सर 40 लाख का बेनिफिट नहीं। वो कौन कौन से? अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम, उत्तराखंड, पुडुचेरी और तेलंगाना। तो सर ये 10 स्टेट छोड़ दो, बाकी सब जगह 40 लाख का बेनिफिट आपको मिलेगा। ओके पर ध्यान रखना 40 लाख का बेनिफिट लेते वक्त आप इन 4 गुड्स के आप इन 3 गुड्स के सप्लायर नहीं होने चाहिए। पान मसाला, गुटखा, टोबैको याद है, और आइसक्रीम। अगर आप इनके ट्रेडर है, अगर आप इनके सप्लायर है तो आपको, या मैन्युफैक्चरर या ट्रेडर कोई भी हो बेटा, ऐसे केस में आपको 40 लाख का बेनिफिट नहीं मिलेगा इफ यू आर सप्लाइंग these 3 गुड्स, पान मसाला, गुटखा, टोबैको या टोबैको मैन्युफैक्चर्ड गुड्स एंड आइसक्रीम वेदर नॉट कंटेनिंग कोकोआ। ओके बच्चों डन। और हाँ ध्यान रखिएगा अगर आप सेक्शन नंबर 24 में कवर होते हो तो आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन होता है। अच्छा सेक्शन नंबर 24 में क्या क्या कहा है कि किन किन लोगों को कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है बेटा? सर सबसे पहली बात, अगर आप इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स कर रहे हो तो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है। सर्विसेज के लिए 20 लाख का बेनिफिट मिलेगा, भले आप इंटर स्टेट सप्लाई कर रहे हो चलेगा सर। सर्विसेज में गुड्स अगर सप्लाई करते हो इंटर स्टेट, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन में कोई बेनिफिट नहीं 20 लाख का। सेकंड, अगर आप रेसिपिएंट हो जहां पे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में आपकी लायबिलिटी आती है तो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। देन आप ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर हो जिसको 95 सेक्शन नंबर 95 में लायबिलिटी आती है, 95 जैसे ओला, उबर एटसेट्रा। ओके सर आप ऐसे सप्लायर हो जो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू गुड्स या सर्विस सप्लाई कर रहे हो जहां पर
टीसीएस एप्लीकेबल होता है, तो वहां पे जो गुड सप्लायर है उनको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है, सर्विसेज के लिए अगेन 20 लाख का बेनिफिट आपको मिलने वाला है। अच्छा नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर जिसको टीसीएस कलेक्ट करने की लायबिलिटी आती है अंडर सेक्शन 52, तो उसको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। देन ओआईडीआर सर्विस, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन और डेटाबेस एक्सेस और रिट्रीवल सर्विसेज फ्रॉम आउटसाइड इंडिया टू अ पर्सन इन इंडिया हु इज नॉट रजिस्टर्ड इन जीएसटी, तो ऐसे केस में कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है। अच्छा सर, जिन पे टीडीएस डिडक्ट करने की लायबिलिटी थी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट वगैरह सेक्शन नंबर 51 के अंदर, उनको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, उसको सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा कंपलसरी। ध्यान रखिएगा टीडीएस वाले और इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर वाले, इन दोनों को कंपलसरी रजिस्ट्रेशन होता है, भले वो सेपरेटली अंडर दिस एक्ट रजिस्टर्ड है या ना है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा, आप किसी प्रिंसिपल के बिहाफ पे कोई एजेंट है जो गुड्स या सर्विस सप्लाई करता है, तो ऐसे केस में उसको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। तो एजेंट सप्लाइंग गुड्स और सर्विस ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल, उसको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। देन सर, एनआरटीपी नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई एंड एनआरटीपी मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई, उनको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन होता है। ये लिस्ट हो गई उन सब लोगों की जिनको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है अंडर जीएसटी। पर हाँ, बता देता हूं आपको, इंटरमीडिएट लेवल की बात करें अगर हम, तो सर ओआईडीआर, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, टीडीएस, टीसीएस एंड आईएसडी वाले प्रोविजंस आपके सिलेबस में नहीं आते हैं, वो सीए फाइनल के अंदर हम जाके हम डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, अच्छा एक दो बातें और। पहली बात तो मैं आपसे बता चुका हूं, इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई ऑफ सर्विस अगर आप कर रहे हो, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, 20 लाख का या 10 लाख का जो लिमिट आपको बेनिफिट मिलेगा। ओके, सेकंड, अगर आप सर्विसेज सप्लाई करते हो थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, वहां पे अगर टीसीएस एप्लीकेबल भी होता है, तो भी आपको 20 लाख या 10 लाख का जो बेनिफिट है थ्रेशोल्ड लिमिट का, वो आपको मिलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट, अगर आप इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स करते हो तो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है, पर आप अगर हैंडीक्राफ्ट गुड्स या नोटिफाइड अदर हैंडीक्राफ्ट गुड्स में आप डील करते हो, इफ यू आर अ ट्रेडर और इंटर स्टेट सप्लाई भी करते हो हैंडीक्राफ्ट गुड्स के, तो सर चलेगा, 20 लाख का बेनिफिट आपको मिलने वाला है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर, ध्यान रखिएगा, स्पेसिफिकली हैंडीक्राफ्ट गुड्स, ओके, जो नोटिफाइड कही हुई बेटा। ओके बच्चों, डन। अच्छा एक बात और, टैक्सेबल पर्सन का मीनिंग क्या होता है? टैक्सेबल पर्सन मतलब ऐसा कोई पर्सन जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है या लायबल टू बी रजिस्टर्ड है। मतलब अगर आप लायबल टू बी रजिस्टर्ड हो तो भी आप टैक्सेबल पर्सन हो, भले आपने रजिस्ट्रेशन करवाया कि नहीं कराया, और आप पे चार्जिंग सेक्शन 9 सब सेक्शन 1 अट्रैक्ट होता है और टैक्स पे करने की लायबिलिटी। सेकंड, अगर आपने वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन करवाया है, आप लायबल टू रजिस्टर नहीं हो, आपने वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन कराया, तो भी आप पर यू बिकम अ टैक्सेबल पर्सन, आप पर जीएसटी पे करने की लायबिलिटी आ जाती है, बिकॉज यू बिकम अ टैक्सेबल पर्सन, और चार्जिंग सेक्शन नंबर 9 सब सेक्शन 1 आपके लिए अप्लाई हो जाता है। आइए सर, सेक्शन 23 किन किन लोगों को एग्जम्पशन दिया फ्रॉम रजिस्ट्रेशन, वैसे मैक्सिमम पॉइंट में बात कर चुका हूं, पर फिर भी फर्स्ट, सर अगर आप एंगेज्ड है इन सप्लाइंग, एक्सक्लूसिवली सप्लाइंग एग्जिम्ड गुड्स और सर्विसेज बोथ, या फिर ऐसे गुड्स या सर्विस जिसमें जीएसटी लेवी ही नहीं होता है, केवल वही सप्लाई करते हो, तो आपको रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं, भले आपका एग्रीगेट टर्नओवर कितना ही चला जाए, हमें कंसर्न नहीं है। सेकंड, सर अगर आप एक एग्रीकल्चरलिस्ट हो जिसका रेवेन्यू आउट ऑफ द कल्टीवेशन ऑफ लैंड से ही आता है, तो ऐसे केस में उसको कोई रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं, भले उसके आउटवर्ड सप्लाई जो है, जो भी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस वो बेच रहा है, अगर उनमें से कुछ गुड्स टैक्सेबल भी है तो भी दिक्कत नहीं है, अगर वो एक्सक्लूसिवली एग्रीकल्चरलिस्ट उसी से रेवेन्यू आती है आउट ऑफ द कल्टीवेशन लैंड से, तो ओके। देन गवर्नमेंट को पावर है नोटिफिकेशन देके वो एग्जाम कर सकता है, तो वो नोटिफिकेशन के जो पावर थे उसमें जो एग्जामिशन थी वो बहुत सारे मैं आपको बोल चुका हूं। पर एक बात और बाकी सर, अगर आप ऐसे आउटवर्ड सप्लायर है, अगर आप ऐसी सर्विस या गुड्स सप्लाई करते हो जिसमें रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में रेसिपिएंट लायबल होता है, आप पे लायबिलिटी कभी आती ही नहीं है, तो ऐसे केस में आपको रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप पे कभी लायबिलिटी आएगी ही नहीं, आपको कभी आईटीसी मिलेगा ही नहीं, रेसिपिएंट की लायबिलिटी, तो आपको रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, अगर आप एक्सक्लूसिवली ऐसा ही सप्लाई करते हो जिसमें रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगता है और रेसिपिएंट लायबल होता था बेटा। ओके, ये सेक्शन में 22, 23, 24 के सारे पॉइंट हमने कवर कर लिए, कौन कौन लायबल है, कौन कौन लायबल नहीं है। माहौल सरकार, अब आइए कुछ प्रोसीजर रिपोर्ट की बात करते हैं हम सेक्शन में 25 से लेकर आगे तक। ओके, सबसे पहली बात सर, अगर रजिस्ट्रेशन की लायबिलिटी आती है तो कितने दिन में रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना है? एवरी पर्सन हु इज लायबल टू बी रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, उसको विद इन 30 डेज, जिस दिन वो लायबल टू रजिस्टर हुआ उसके 30 दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। और हाँ, उसने अगर 30 दिन के अंदर अप्लाई कर दिया रजिस्ट्रेशन के लिए, तो जिस दिन वो लायबल फॉर रजिस्टर था वो दिन होगा इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, पर उसने 30 दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई नहीं किया, तो जब उसको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलेगा, ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, वो डेट माना जाएगा इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। ओके सर, ध्यान दीजिएगा,
कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और एनआरटीपी, इनको बोल दिया है कि तुम्हारा बिजनेस कमेंस होने से पहले ही एटलीस्ट 5 डेज एडवांस में आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी आपको पे करनी पड़ेगी। क्लियर? अच्छा, एक बात तो ध्यान रखना, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के लिए एक सर्कुलर ने बोल दिया क्या कि आपको एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी जो पे करनी है वो एस्टिमेटेड नेट टैक्स लायबिलिटी पे करनी है, ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी नहीं। मतलब आईटीसी कंसीडर करने के बाद जो नेट टैक्स लायबिलिटी आपकी बनती है, आपको एस्टिमेटेड जितना है उतना ही आपको पे करना है एडवांस में। ओके सर, अच्छा एनआरटीपी और कैजुअल टैक्सेबल पर्सन की बात करें तो मैं ये जब रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करेंगे तो मैक्सिमम पीरियड जिसके लिए इनका रजिस्ट्रेशन वैलिड रहेगा वो होगा जितने दिन के लिए इन्होंने अप्लाई किया वो दिन, या 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन विच एवर इज अर्लियर। ओके, पर इनको लगता है नहीं मेरे को तो और काम करना है, और बिजनेस करना है, अच्छा मजा आ रहा है जिंदगी में, तो 90 मोर डेज के लिए ये और एक्सटेंशन ले सकते हैं प्रॉपर ऑफिसर से। पर हाँ, इसके बाद 90 प्लस 90 डेज के बाद इनको और कोई टाइम नहीं मिलेगा, इनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। और अगर उनको उसके बाद भी बिजनेस कंटिन्यू करना और इनको लगता है हाँ मजा आ रहा है हमको जिंदगी में, तो ये सर्कुलर ने बताया कि ये फर्दर अगर टाइम पीरियड के लिए कंटिन्यू करना चाहता है अपना बिजनेस तो ये नॉर्मल रजिस्टर्ड पर्सन की तरह रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। एंड नॉर्मल टैक्सेबल पर्सन की तरह रजिस्ट्रेशन करा ले, और इन्होंने जो स्टॉल बुक कराई होगी, जो प्लेस बुक कराया होगा, उसका जो अलॉटमेंट लेटर है वही एड्रेस प्रूफ की तरह काम आ जाएगा, और उसको हम यूज करके हम इनका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ओके बच्चों, डन। अब सर, कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन, सुओ मोटो रजिस्ट्रेशन बाय प्रॉपर ऑफिसर, ये क्या होता है? सर, अगर आप लायबल टू रजिस्टर है और आपने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई नहीं किया तो गवर्नमेंट छोड़ेगा नहीं आपको, और गवर्नमेंट की नजरों में अगर आप आ गए तो प्रॉपर ऑफिसर हैज द पावर टू कंपल्सरी रजिस्टर योरसेल्फ सुओ मोटो, मतलब वो खुद अपने आप से ही आपका रजिस्ट्रेशन कर देगा। और अगर आपको लगता है आपके साथ बड़ी ही नाइंसाफी हुई तो आप उसके अगेंस्ट अपील फाइल कर सकते हो। क्लियर? और हाँ, अगर आपको लगता है कि नहीं ऑफिसर ने पकड़ लिया, गलती होगी मेरे से, तो आप खुद ही रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर लीजिए। सब उसने कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन कर दिया, वो तो एक टेम्पररी रजिस्ट्रेशन है, फिर आप खुद रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दीजिए। और हाँ, अगर आपको लगता है आपके साथ बड़ी नाइंसाफी हुई है तो आप अपील फाइल कर सकते हो। और हाँ, अपील में आप जीत गए तो मजा आ गया, अपील में आप हार गए तो डिपार्टमेंट को मजा आ गया, और ऐसे केस में आपको रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। ओके सर, ध्यान रखिएगा, सेम पेन नंबर पे अगर आपने मल्टीपल ब्रांचेस को रजिस्टर कर रखा है तो, और सर ध्यान रखना, सेम पेन नंबर वाले पर्सन के अलग अलग ब्रांचेस है तो वो चाहे तो सेम स्टेट में अगर ब्रांचेस है तो वो चाहे तो सिंगल रजिस्ट्रेशन सबका ले और एक प्लेस को प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस डिक्लेयर करते और बाकी प्लेसेस को एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस डिक्लेयर कर दे। और हाँ, पर उसकी चॉइस है, वो चाहे तो सारी ब्रांचेस का या किसी भी और ब्रांच का सेपरेट रजिस्ट्रेशन भी ले सकता है विद इन द सेम स्टेट ऑल्सो। पर अगर आपकी एक ब्रांच किसी एक स्टेट में और दूसरी ब्रांच किसी और स्टेट या यूनियन टेरिटरी में, तो ऐसे केस में आपको कंपलसरी अलग अलग रजिस्ट्रेशन लेने ही पड़ेंगे। और हाँ, ध्यान रखना, सेम पेन नंबर पे डिफरेंट रजिस्ट्रेशन को बोलते हैं क्या? डिस्टिंक्ट पर्संस। ओके सरकार। और हाँ, ध्यान रखिएगा बेटा, अगर आपकी एस्टेब्लिशमेंट है और सर आपकी एक एस्टेब्लिशमेंट है मध्य प्रदेश में, एक एस्टेब्लिशमेंट है कहाँ? गुजरात में, तो उनको बोला जाएगा एस्टेब्लिशमेंट ऑफ 2 डिस्टिंक्ट पर्संस। ओके बच्चों, अब सर बात आती है क्या, रजिस्ट्रेशन के लिए आपके पास पेन नंबर होना कंपलसरी है, पेन नहीं तो रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा। पर 2-3 बातें इसमें एक्स्ट्रा है, जैसे आप टीडीएस के लिए सेक्शन नंबर 51 में गवर्नमेंट डिपार्टमेंट वगैरह लायबल है रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, तो उनके लिए उनके पास अगर पेन नंबर नहीं है पर इनकम टैक्स का टैक्स डिडक्ट करने के लिए टीडीएस का 10 नंबर अगर है तो उसके बेस पे भी इनका टीडीएस में जीएसटी में टीडीएस के पर्पस के लिए रजिस्ट्रेशन हो सकता है विदाउट पेन ऑल्सो। सेकंड, अगर आप एनआरटीपी है, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, जो टेम्पररी इंडिया में आ रहे हैं टैक्सेबल अप्लाई करने के लिए, आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन होता है। आपके पास पेन नंबर नहीं है इंडिया का, कोई बात नहीं, आपके देश के अंदर जो आप वहां पे जो बिजनेस करते हो वहां का जो रजिस्ट्रेशन नंबर होगा उसके बेस पे या वैलिड पासपोर्ट नंबर के बेस पे आपका रजिस्ट्रेशन हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके बच्चों, अब सर हम बात कर लेते हैं एक बात और, अगर आपकी एक यूनिट स्पेशल इकोनॉमिक जोन में है, एसईजेड में है, या आप एसईजेड के डेवलपर हो और आपकी एक यूनिट डोमेस्टिक टैरिफ एरिया में भी है, तो भले वो सेम स्टेट में हो पर एसईजेड यूनिट का सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी है और डीटी यूनिट का सेपरेट रजिस्ट्रेशन होना कंपलसरी बेटा। ओके ठीक सर। अब आ रहे हैं प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन कि सर रजिस्ट्रेशन के लिए कैसे अप्लाई करते हैं। आपको पता है वेबसाइट गवर्नमेंट की www.ymconcept.com है, अबे ओ होशियारी, www.gst.gov.in, यहाँ पे आप जाएंगे, रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करेंगे सर, तो फॉर्म नंबर जीएसटी REG01 आपको वहाँ पे ऑटोमेटिक मिलेगा सर। उसका पार्ट ए और पार्ट बी, पार्ट ए में इंफॉर्मेशन आप फिल करेंगे जिसमें सर पेन नंबर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और किस स्टेट या यूनियन टेरिटरी में आप रजिस्ट्रेशन करा रहे हो ये कंपलसरी इंफॉर्मेशन पूछेगा या फिल करोगे। जो पेन नंबर आपने डाला है वो तो ऑटो वहां से सीबीडीटी की वेबसाइट से वो ऑटो फैच कर लेगा आपकी इंफॉर्मेशन, नाम वगैरह एटसेट्रा। सेकंड,
मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को ओटीपी के थ्रू वो वेरीफाई कर लेंगे। ओके, अब आप जैसे ही वो सबमिट करेंगे पार्ट ए, आपको एक टेम्पररी रेफरेंस नंबर टीआरएन जनरेट हो जाएगा बेटा। अब वो टीआरएन को यूज करके आप पार्ट बी ओपन कर लेंगे। पार्ट बी जब ओपन होगा उसमें सारी इन्फॉर्मेशन आप फिल करेंगे, डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी उनको चाहिए वो स्कैन करके अपलोड करेंगे। जब सबमिट करेंगे आप पार्ट बी, उसके बाद आपको पूछेगा क्या आपको आधार ऑथेंटिकेशन कराना है कि नहीं कराना। अच्छा, जो पर्सन सेक्शन नंबर 25 सबसेक्शन 6D में कवर है, सेक्शन नंबर 25 सबसेक्शन 6D में कवर है, जिनको आधार ऑथेंटिकेशन की जरूरत ही नहीं है, तो सर उनको तो आधार ऑथेंटिकेशन नहीं कराना, उनको छोड़ दो, उनके बारे में बात में कर नहीं रहा। बाकी लोगों को आधार ऑथेंटिकेशन करवाना होता है तो उनको पूछा जाएगा कि आपको आधार ऑथेंटिकेशन करवाना है कि नहीं करवाना है। अगर वो ऑप्ट करते कि आधार ऑथेंटिकेशन नहीं करवाना है, तो जिस दिन उन्होंने एप्लीकेशन सबमिट करी वो मान लेते कि सबमिट हो गई एप्लीकेशन। पर जिन्होंने ऑप्ट किया है यस आधार ऑथेंटिकेशन करवाना है, उनके लिए क्या होगा साहब, उनके मोबाइल नंबर पे, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक लिंक आएगा, उससे वो वेरीफाई करेंगे अपना आधार। मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा, ओटीपी डालेंगे, आधार ऑथेंटिकेशन वेरीफाई हो गया और सर उनकी एप्लीकेशन ये मान ली जाएगी कि सबमिट हो गई है फॉर रजिस्ट्रेशन। पर जिस दिन उन्होंने सबमिट करी थी एप्लीकेशन पार्ट बी वाली, उसके 15 डेज तक आधार ऑथेंटिकेशन नहीं हुआ। आपने अप्लाई किया था कि मुझे आधार ऑथेंटिकेशन करवाना है और आधार ऑथेंटिकेशन आप नहीं करवा पाए और 15 डेज गुजर गए, तो जब 15 डे आएगा वो जब खत्म होगा उसके नेक्स्ट डे मान लेंगे कि आपने आधार ऑथेंटिकेशन अब करवाया, आपने एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन अभी सबमिट करी है। ओके, तो सर अगर आधार ऑथेंटिकेशन करा दिया विद इन 15 डेज, तो जब आधार ऑथेंटिकेशन कराया वो दिन, 15 डेज में आधार ऑथेंटिकेशन नहीं हुआ तो 15 डेज जब एक्सपायर होंगे तब मान लेंगे आपने आपका सबमिट हुआ है एप्लीकेशन। ओके, अब ये डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन हो गई। अब सर डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन के बाद आपकी एप्लीकेशन फॉरवर्ड दी प्रॉपर ऑफिसर को, वो एग्जामिन करता है डॉक्यूमेंट्स इन्फॉर्मेशन एटसेट्रा, और डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन के ध्यान रखना अमेंडमेंट था 7 वर्किंग डेज में, पहले 3 वर्किंग डे था, अभी अमेंडमेंट होके नवंबर 21 या उसके ऑनवर्ड जिनके एग्जाम होंगे उनके लिए 7 वर्किंग डे हो गया, और जिनके एग्जाम्स जुलाई 21 या जुलाई 21 में है उनके लिए 3 वर्किंग डे। यहाँ पे 7 वर्किंग डे हो चुका है नवंबर 21 या उसके बाद वाले एग्जाम्स के लिए। सर ध्यान रखना, जिस दिन आपने एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन सबमिट करी है उसके 7 वर्किंग डे में या तो आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा इन फॉर्म नंबर GST REG 06, या फिर डिपार्टमेंट के प्रॉपर ऑफिसर को आपको कुछ इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड या क्लेरिफिकेशन चाहिए तो वो आपको नोटिस भेज देंगे विद इन 7 वर्किंग डे कि हमको ये इंफॉर्मेशन क्लेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट मॉडिफिकेशन चाहिए। सर पर इन 7 दिन में उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स ने, तो ऐसे केस में मान लिया जाएगा कि आपकी एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन क्या हो गई है, अप्रूव हो गई माहौल सरकार। अब मान लो आपको नोटिस सर हो गया, नोटिस सर होने के 7 डेज के अंदर आपको 7 वर्किंग डे के अंदर आपको रिप्लाई देना पड़ेगा, नोटिस का जवाब देना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन क्लेरिफिकेशन जो चाहिए वो डिपार्टमेंट को देना पड़ेगा। पर आपने अगर नहीं दिया तो दे में रिजेक्ट योर एप्लीकेशन। पर अगर आपने रिप्लाई दिया तो उसके 7 दिन में, अगेन 7 वर्किंग डे में डिपार्टमेंट पास टाइम है, या तो एप्लीकेशन अप्रूव कर दे या फिर एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दे। कोई भी उन्होंने एक्शन नहीं लिया तो मान लिया जाएगा कि आपकी एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन क्या हो गई है, अप्रूव हो गई और भारत माता की जय हो गई है। ओके, अब सर ध्यान दीजिएगा, ये तो बात हो गई क्या रजिस्ट्रेशन कैसे कराना। पर अब जिन लोगों ने आधार ऑथेंटिकेशन के लिए ऑप्ट नहीं किया था या जिन्होंने आधार ऑथेंटिकेशन के लिए ऑप्ट किया पर वो फेल हो गए आधार ऑथेंटिकेशन के लिए, प्लस थर्ड पर्सन, सर प्रॉपर ऑफिसर को लगता है कि किसी पर्टिकुलर असेसन ने जिसने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया है उसके प्लेस ऑफ बिजनेस का फिजिकल वेरिफिकेशन करने की रिक्वायरमेंट है, तो आफ्टर टेकिंग परमिशन फ्रॉम द कमिश्नर या ऑथराइज्ड ऑफिसर बाय द कमिश्नर नॉट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर, तो सर वो प्रॉपर ऑफिसर इन ऑथराइज्ड ऑफिसर से परमिशन लेने के बाद उसके प्रीमाइसेस का फिजिकल वेरिफिकेशन करेगा। प्लस जिनका आधार ऑथेंटिकेशन फेल हो गया या जिन्होंने आधार ऑथेंटिकेशन के लिए ऑप्ट नहीं किया, इन सारे लोगों के लिए डिपार्टमेंट के पास 30 दिन का वक्त है टू गिव देम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। तो इन लोगों ने जब एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन सबमिट करी थी उसके बाद 30 दिन का डिपार्टमेंट पास टाइम है, 30 डेज का, कि वो डिपार्टमेंट चाहे तो सर उनको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दे दे या उनको लगता है कि एवरीथिंग इज नॉट ओके तो सर वो उनको नोटिस थमा दे। पर हाँ ध्यान रखना, ये सब काम होगा, इनको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलेगा आफ्टर फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ द प्रीमाइसेस ऑफ द प्लेस ऑफ बिजनेस जिसके लिए उन्होंने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया है। आई रिपीट सर, इन 3 कैटेगरी ऑफ लोगों के लिए, जिन्होंने आधार ऑथेंटिकेशन के लिए ऑप्ट नहीं किया, जिन्होंने आधार ऑथेंटिकेशन के लिए ऑप्ट किया पर वो फेल हो गए, या फिर किसी एसएससी के लिए प्रॉपर ऑफिसर को लगता है कि इनके प्रीमाइसेस का प्लेस ऑफ बिजनेस का फिजिकल वेरिफिकेशन करने की रिक्वायरमेंट है, तो इन 3 कैटेगरी ऑफ पर्सन के लिए यहां पे लिख दिया है कि डिपार्टमेंट के ऑफिसर के पास 30 दिन का वक्त है। नॉर्मली 7 दिन का टाइम होता है टू ग्रांट द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। यहां पे 30 दिन का वक्त मिलेगा डिपार्टमेंट को कि आफ्टर वेरिफिकेशन ऑफ द प्लेस ऑफ बिजनेस फिजिकल वेरिफिकेशन करने के बाद वो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दे देंगे, या उनको कोई डाउट या क्लेरिफिकेशन इन्फॉर्मेशन चाहिए तो विद इन 30 डेज
क्या दे देंगे आपको, नोटिस दे देंगे, उसका रिप्लाई आप देंगे 7 दिन में, उसके बाद 7 दिन में वो जवाब देंगे कि रजिस्ट्रेशन करना है कि नहीं करना है। समझे मेरी बात। और हाँ, ये 30 दिन का जो वक्त दिया है, इस 30 दिन में अगर डिपार्टमेंट ने कोई एक्शन नहीं लिया, ना तो नोटिस दिया, ना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दिया, तो मान लिया जाएगा कि आपकी एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन क्या हो गई है, अप्रूव हो गई है और भारत माता की जय हो गई है। ओके बच्चों। अच्छा, जिनके भी जुलाई 21 में एग्जाम है, यहाँ पे 30 दिन की जगह 21 दिन का वक्त ध्यान रखिएगा बेटा। ओके, नवंबर 21 या ऑनवर्ड्स 30 दिन का टाइम हो गया है। ओके बच्चों, माहौल। अच्छा, अब क्या क्या इंफॉर्मेशन सबमिट करनी पड़ती है व्हाइल अप्लाइंग फॉर रजिस्ट्रेशन। ऑब्वियसली वैलिड पैन नंबर। सर आपने जो एड्रेस दिया है, भले वो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है या जितने भी एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस है, उनका एड्रेस प्रूफ। ओके, ध्यान रखना, एड्रेस प्रूफ देना पड़ता है आपको। देन मोबाइल नंबर, इन मोबाइल नंबर, वैलिड मोबाइल नंबर जिसपे ओटीपी आएगा, वेरीफाई होगा। वैलिड ईमेल आईडी। सरकार बैंक अकाउंट डिटेल्स पर, हाँ बैंक अकाउंट डिटेल के लिए बोल दिया है कि सर अगर आपके पास अभी जैसे फॉर एग्जांपल कोई फर्म है, उसका करंट अकाउंट खुला ही नहीं सर, जब तक जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं है करंट अकाउंट नहीं खुलेगा मान लो, तो ऐसे केस में बैंक अकाउंट डिटेल अभी सब फर्निश नहीं कर चलेगा सर। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आने के बाद 45 डेज होंगे, उसके विद इन 45 डेज वो बैंक अकाउंट डिटेल सबमिट करते चलेगा साहब। ओके मालिक। तो सरकार ये सब ज्यूरिसडिक्शनल डिटेल क्या है, ये सब इंफॉर्मेशन उनको अपलोड करनी पड़ती है। अच्छा, एटलीस्ट 1 पार्टनर, डायरेक्टर, कर्ता, ट्रस्टी, इन सब की इन्फॉर्मेशन विद कॉरेस्पॉन्डिंग पेन, और ऑथराइज सिग्नेटरी कौन होगा, ये सब की उनका फोटोग्राफ और साइन वाइन स्कैन करके अपलोड करना पड़ता है। ओके मालिक, डन। अब सर आधार ऑथेंटिकेशन किनको करवाना पड़ता है, उसके लिए बोल दिया है इंडिविजुअल ऑथराइज सिग्नेटरी ऑफ ऑल टाइप्स, मैनेजिंग एंड ऑथराइज पार्टनर्स एंड कर्ता ऑफ एन एचयूएफ, इन सबको आधार ऑथेंटिकेशन करवाना पड़ता है। अब अगर इन्होंने रजिस्ट्रेशन के वक्त आधार ऑथेंटिकेशन नहीं करवाया तो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस का एज पर रूल नंबर 25 फिजिकल वेरिफिकेशन होगा, उनके बाद ही उसके बाद इनको रजिस्ट्रेशन मिल पाएगा बेटा। प्लस सर सेक्शन नंबर 25 सबसेक्शन 6D, ये वो लोग हैं जिनको रजिस्ट्रेशन, जिनको आधार ऑथेंटिकेशन नहीं करवाना होता है। अमेंडमेंट था इस सेक्शन में, ध्यान दीजिएगा, नवंबर 21 या फिर ऑनवर्ड्स एग्जाम जिनकी भी है सर, अमेंडेड प्रोविजन ये है कि सरकार किन किन को आधार ऑथेंटिकेशन नहीं करवाना है। फर्स्ट, अ पर्सन हु इज नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया। Second, a department or establishment of the central government or state government, a local authority or a statutory body, public sector undertaking or a person applying for UIN, इन लोगों को आधार ऑथेंटिकेशन की जरूरत नहीं है। अच्छा, रूल नंबर 25 कहता है कि सर जो भी लोगों ने आधार ऑथेंटिकेशन के लिए अप्लाई किया पर फेल हो गए, या आधार ऑथेंटिकेशन के लिए अप्लाई नहीं किया, या कोई भी पर्सन जिसका फिजिकल प्लेस का वेरिफिकेशन करना है डिपार्टमेंट को, या फिर रजिस्ट्रेशन मिल भी गया आपको, उसके बाद भी प्रॉपर ऑफिसर को लगता है कि आपके प्लेस ऑफ बिजनेस का फिजिकल वेरिफिकेशन करना है, तो ऐसे केस में सर प्रॉपर ऑफिसर आपके प्रेमाइसिस पे आएंगे, फिजिकल वेरिफिकेशन करेंगे एंड फिजिकल वेरिफिकेशन की रिपोर्ट वो सबमिट करेंगे अलोंग द फोटोग्राफ एटसेट्रा। सर विद इन 15 डेज वो कॉमन पोर्टल पे अपलोड कर देंगे और सर वहां से आप एक्सेस कर सकते हो क्या रिपोर्ट उसने सबमिट करी है। अच्छा ध्यान रखना, जिन्होंने आधार ऑथेंटिकेशन के लिए ऑप्ट नहीं किया या ऑप्ट किया पर फेल हो गए, इनके लिए तो बिफोर ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन प्रॉपर ऑफिसर क्या करेगा, फिजिकल वेरिफिकेशन करेगा। पर बाकी लोगों के केस में भी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलने के बाद भी फिजिकल प्रीमाइसेस का फिजिकल वेरिफिकेशन प्रॉपर ऑफिसर कर सकते हैं। ओके बच्चों, डन। अच्छा, सरकार रजिस्ट्रेशन नंबर जो होता है वो 15 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक नंबर होता है। फर्स्ट 2 डिजिट जो होते हैं वो स्टेट के कोड, नेक्स्ट 10 पेन नंबर एंड देन एंटिटी कोड एंड देन आफ्टर 2 सम जो होते हैं वो क्या होंगे बेटा, चेक सम होते हैं बेटा, आपको पता है ये सारी बातें। ओके, इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, एनआरटीपी की बात मैं आपसे ऑलरेडी कर चुका हूं, उसके रिगार्डिंग सर्कुलर की रिगार्डिंग की बात भी मैं आपसे कर चुका हूं। अच्छा, अब मान लो आपने रजिस्ट्रेशन तो करवा दिया है, अब मान लो किसी दिन अमेंडमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन की जरूरत पड़ गई बेटा, तो सेक्शन नंबर 28 ये कहता है 28 कि जिस दिन सरकार ऐसा कोई इवेंट हुआ जिसकी वजह से रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में अमेंड करने की जरूरत पड़ गई, उसके 15 डेज में आपको अमेंडमेंट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, वही कॉमन पोर्टल पे ऑनलाइन जाके अप्लाई करना पड़ेगा। अच्छा, कोर एरिया में चेंज है तो आपकी एप्लीकेशन फॉर अमेंडमेंट प्रॉपर ऑफिसर को फॉरवर्ड की जाएगी, वो एग्जामिन करेगा और एग्जामिन करने के बाद 15 वर्किंग डे के अंदर या तो आपको वो सर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को अमेंड कर देगा, या उसको लगता है कि नहीं कोई क्लेरिफिकेशन इंफॉर्मेशन चाहिए तो विद इन 15 डेज आपको शो कोज नोटिस दे देगा बेटा। अच्छा, सर नॉन कोर फील्ड में अगर अमेंडमेंट था तो ऐसे केस में कुछ नहीं, डायरेक्ट आप वहां अमेंड करेंगे और अमेंडमेंट हो जाएगा। अच्छा, मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी चेंज करना है तो ओटीपी आएगा आपके नए मोबाइल नंबर या नए ईमेल आईडी पर और वेरीफाई हो जाएगा बेटा, मतलब पुराने पे ओटीपी आएगा और फिर नया वेरीफाई हो जाएगा। ओके सर, उसके बाद अगर कोर फील्ड में अमेंडमेंट था तो या तो 15 वर्किंग डे में अमेंडेड सर्टिफिकेट आपको दे देंगे जब आपने अप्लाई किया, उसके बाद आपको 15 दिन के अंदर अप्लाई करना है, उनको 15 दिन का टाइम दिया टू अमेंड द सर्टिफिकेट, या फिर आपको नोटिस दे देंगे 15 दिन के अंदर, 15 दिन में कोई एक्शन नहीं लिया तो मान लेंगे आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हो गई है। अच्छा,
उनको लगता है कि शोकोज देना है साहब, आपसे इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट चाहिए, तो ऐसे केस में आपको नोटिस सर्व कर देंगे। विद इन 15 डेज नोटिस सर्व कर दिया, उसका रिप्लाई आपको देना पड़ेगा विद इन नेक्स्ट 7 डेज। अब आपने रिप्लाई दे दिया तो सर ऐसे केस में, अच्छा रिप्लाई नहीं दिया तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। आपने रिप्लाई दे दिया, अगर उसे वो सेटिस्फाइड है ऑफिसर, तो विद इन 7 वर्किंग डे आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अमेंड हो जाएगा सबमिशन के बाद, आपने जब रिप्लाई सबमिट किया उसके 7 वर्किंग डे में, या फिर वो रिजेक्ट कर देंगे आपकी एप्लीकेशन फॉर अमेंडमेंट अगर उनको लगता है रिप्लाई जस्टिफाइड नहीं है तो। पर हाँ, ये 7 वर्किंग डे में आपके रिप्लाई के 7 वर्किंग डे में कोई एक्शन नहीं लिया तो मान लिया जाएगा कि आपकी एप्लीकेशन फॉर अमेंडमेंट अप्रूव हो गई है। भारत माता की जय हो गई बेटा। अच्छा, अब आप कहेंगे सर कोर फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन क्या क्या होती है? सर कोर फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन ध्यान रखना, अगर आपका लीगल नेम ऑफ द बिजनेस चेंज हो रहा है, जैसे पहले था मंगल क्लासेस, अब हो रहा है यशवंत मंगल क्लासेस, क्लियर। सेकंड, एड्रेस ऑफ द प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस या एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस, उसमें कोई चेंज है या एड होना है बेटा। नेक्स्ट, एडिशन, डिलीशन और रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, डायरेक्टर, कर्ता, मैनेजिंग कमिटी और सीईओ और एनी अदर इक्विवेलेंट पर्सन हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डे टू डे अफेयर्स ऑफ द बिजनेस, इनमें अगर चेंजेस है तो देखो पैन नंबर चेंज होने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे केवल अमेंडमेंट करवाना पड़ेगा आपको। ओके, अच्छा ध्यान रखना, चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन हो गया है या ऐसा कोई चेंज हुआ जिसकी वजह से पैन नंबर चेंज हो रहा है भाई, तो रजिस्ट्रेशन नंबर ही नया लेना पड़ेगा आपको, पुराना सरेंडर करना पड़ेगा। ओके डन। अब सर अगला पॉइंट आ रहा है सेक्शन नंबर 29 और 30, कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन, अगला टॉपिक ये है बेटा। ओके, सबसे पहली बात सर कैंसिलेशन की बात कब आएगी? दो केस में, या तो असेसी खुद कैंसिलेशन चाह रहा है या फिर डिपार्टमेंट के ऑफिसर ने आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया है क्योंकि आप कुछ वायलेशन कर रहे हो। तो ये कब होते हैं, कैसे होते हैं? सबसे पहले असेसी खुद कैंसिलेशन के लिए अप्लाई कब करेगा? या तो उसका बिजनेस डिसकंटिन्यू हो गया, क्यों हो गया साहब? या तो डेथ ऑफ द प्रोपराइटर हो गई बेटा। अच्छा, डेथ के केस में हमेशा लीगल हायर अप्लाई करेंगे बेटा, ऑब्वियसली वो उसकी आत्मा के तो अप्लाई नहीं कर पाएगी सर। ओके, तो सर ट्रांसफर ऑफ द बिजनेस और डिसकंटिन्यूएशन ऑफ द बिजनेस, या फिर अमलगमेशन हो गया, या चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, मतलब पार्टनरशिप फ्रॉम दी प्रॉपर्टीशिप कंसर्न बन गई या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन गई या वाइस वर्सा है, कोई भी कॉम्बिनेशन, अल्टीमेटली पेन नंबर चेंज हो रहा है, या फिर आपने वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन करवाया था और अब आपको लगता है कि मेरे को वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, आई एम नो लॉन्गर लायबल टू बी रजिस्टर्ड इन जीएसटी, क्लियर। या फिर आपको लगता है आपने रजिस्ट्रेशन करवाया था, अब आप लायबल टू रजिस्टर नहीं हो, आपको रजिस्ट्रेशन सरेंडर करना है, आप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, प्रोसीजर की बात करेंगे तो अच्छा बात ही कर लेता हूं मैं आपसे। आप मान लो आप खुद अप्लाई कर रहे हो कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन के लिए, तो जब आपने कैंसिलेशन के लिए अप्लाई किया है तो उसमें तारीख लिखेंगे किस दिन से आप कैंसिलेशन के लिए अप्लाई चाहते हो। तो सर जिस दिन से इफेक्टिव डेट ऑफ कैंसिलेशन होगा वो दिन, या जब आपने अप्लाई किया विच एवर इज लेटर, सर उस दिन से मान लिया जाएगा कि आपका रजिस्ट्रेशन क्या हो गया, सस्पेंड हो गया है। ओके, अब प्रॉपर ऑफिसर आपकी एप्लीकेशन को एग्जामिन करेगा, अगर आपका कोई टैक्स ड्यू वगैरह बाकी तो पूरा पे कर दो, प्लस आपको सारी इंफॉर्मेशन सबमिट करनी पड़ेगी रिगार्डिंग स्टॉक, क्योंकि आपको पता है जितना भी इनपुट स्टॉक में होता है, भले रॉ मटेरियल कंडीशन में हो, डब्ल्यूआईपी कंडीशन में हो या फिनिश गुड्स कंडीशन में हो, प्लस जितना भी कैपिटल गुड्स स्टॉक में होता है उनका प्रोपोर्शनल आईटीसी जो हमने आईटीसी चैप्टर में पढ़ा हुआ है वो, या ओपन मार्केट वैल्यू पे जो जीएसटी बनता है वो, व्हिचएवर इज हायर आपको टैक्स पे करना पड़ता है, इसलिए स्टॉक की सारी इंफॉर्मेशन आपको देनी पड़ेगी, जो टैक्स बनता है वो पे करना पड़ेगा। और ऐसे केस में प्रॉपर ऑफिसर को जब आपने अप्लाई किया वो एप्लीकेशन कंसीडर करेगा और विद इन 30 डेज ऑर्डर पास कर देगा फॉर कैंसिलेशन बेटा। ओके चलिए सर, अच्छा कैंसिलेशन हो गया अगर आपका रजिस्ट्रेशन, तो आपके जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को हमने सस्पेंड किया था वो सस्पेंशन विड्रॉ हो जाएगा और आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा बेटा। सस्पेंशन मींस टेम्पररी कैंसिलेशन और कैंसिलेशन मींस परमानेंट कैंसिलेशन। तो सर सस्पेंशन टेम्पररी होता है बेटा। ओके चलिए सर, अब बात करते हैं प्रॉपर ऑफिसर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर रहा है। तो पहली बात तो ये, प्रॉपर ऑफिसर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कब करेगा? अगर आपने फॉलोइंग ऑफेंसेस किए, वायलेशंस किए, क्या क्या? अगर इफ यू डू नॉट कंडक्ट any business from the declared place of business or issues any bill or invoice for supply of goods or service, और both जिसमें आपने goods और सर्विस सप्लाई नहीं करी, केवल बोगस बिल इश्यू कर रहे हो। नेक्स्ट, अगर आपने एंटी प्रॉफिटिंग मेजर के प्रोविजंस वायलेट किए सेक्शन नंबर 171 वाले। सेकंड, नेक्स्ट आपका क्या है, आपने रूल नंबर 10 ए को वायलेट किया, मतलब बैंक अकाउंट डिटेल जो फर्निश करनी थी विद इन 45 डेज फ्रॉम द रजिस्ट्रेशन आपने सबमिट नहीं करी। देन जो 3.9 ऐड हुए थे बेटा नवंबर 21 या ऑनवर्ड्स एप्लीकेबल है। आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल किया है इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन नंबर 16, मतलब बिल आया ही नहीं, क्रेडिट ले लिया, या गुड्स या सर्विस रिसीव नहीं हुई, क्रेडिट ले लिया बोगस बिल के बेस पे। समझे मेरी बात? ये सब कैसे यहाँ कवर हो जाएंगे। फिर आप क्या करो साहब, आपने जीएसटीआर 1 तो सबमिट किए फॉर 1 और मोर पीरियड, जिसके लिए आपने जीएसटीआर 3 भी सबमिट नहीं किया, मतलब सरकार को टैक्स पे नहीं कर रहे हो, और 1 और मोर टैक्स पीरियड के लिए आपने जीएसटीआर 1 सबमिट कर रखा है, मतलब रेसिपिएंट को क्रेडिट पास ऑन किए जा रहे हो और हमने रिटर्न फाइल करके गवर्नमेंट को, सरकार को टैक्स पे नहीं किया हुआ है। देन वायलेट्स द प्रोविजंस ऑफ रूल नंबर 86 बी, मतलब 99% से ज्यादा आप इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर को यूज नहीं कर सकते हो अगर किसी पर्टिकुलर मंथ में आपका टैक्सेबल गुड्स या टैक्सेबल सर्विस का टर्नओवर मोर देन 50 लाख है, हाँ ना, और आपने
सर 99% से ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर को यूज किया हुआ है फॉर पेइंग योर ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी, मतलब वायलेट किया आपने रूल नंबर 86B, तो ऐसे केस में लग जाएंगे, आपका रजिस्ट्रेशन लायबल टू बी कैंसल्ड। अब सर ध्यान रखना और भी कुछ ऑफेंसेस, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, और भी कुछ रीजंस जहां पे प्रॉपर ऑफिसर कैंसिल कर सकता है आपका रजिस्ट्रेशन। अ रजिस्टर्ड पर्सन इज नॉट फाइल्ड रिटर्न्स फॉर अ कंटिन्यूअस पीरियड ऑफ 6 मंथ, 6 महीने से रिटर्न फाइल नहीं किया, देन अगर आप कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर्ड पर्सन हो तो ऐसे केस में 2 कॉन्जिक्यूटिव टैक्स पीरियड के आपने रिटर्न सबमिट नहीं किए सर, देन आपने वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन लिया था और 6 महीने हो गए आपने बिजनेस कमेंस नहीं किया, और लास्ट वेयर रजिस्ट्रेशन हैज बीन ऑब्टेन्ड बाय मींस ऑफ एनी फ्रॉड, विलफुल मिसस्टेटमेंट और सप्रेशन ऑफ फैक्ट, मतलब कुल मिला के गड़बड़ करी आपने, रजिस्ट्रेशन लायबल टू बी कैंसल्ड। इन सारे केस में ध्यान रखना, रजिस्ट्रेशन कैंसिल डिपार्टमेंट जब करता है उससे पहले आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगा, इसलिए वो एक बार आपका रजिस्ट्रेशन क्या कर देंगे, सस्पेंड कर देंगे। ओके, अब सर डिपार्टमेंट जब रजिस्ट्रेशन कैंसिल करता है उसका प्रोसीडिंग क्या होता है, उसका सिस्टम क्या होता है। सबसे पहली बात, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड आपको हमेशा दी जाएगी। जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने का उनके दिमाग में आएगा, आपको पहले वो नोटिस सर्व करेंगे, नोटिस सर्व करके बोलेंगे कि सर शो कोज व्हाई योर रजिस्ट्रेशन शुड नॉट बी कैंसल्ड, और उसके विद इन 7 डेज आपको रिप्लाई करना पड़ेगा कि सर ये मेरे रीजन है, साहब प्लीज रजिस्ट्रेशन मेरा कैंसिल मत करो, आपको कुछ गलत फहमी हुई है। अब सर आपके रिप्लाई से अगर वो सेटिस्फाइड है तो कोई दिक्कत है ही नहीं साहब, आपका रजिस्ट्रेशन कोई कैंसिल नहीं होगा। पर अगर आपके रिप्लाई से वो सेटिस्फाइड नहीं है तो ऐसे केस में प्रॉपर ऑफिसर क्या करेगा सर, ऑर्डर पास कर देगा, और विद इन 30 डेज, जिस दिन आपने रिप्लाई सबमिट किया उसके 30 दिन के अंदर वो ऑर्डर पास कर देगा कि साहब आपका रजिस्ट्रेशन क्या हो गया है, कैंसिल। भारत माता की जय। और हाँ सर, आपको जब शो को सर्व हुआ था उसका रिप्लाई देने की जगह जो भी डिफॉल्ट आपके थे, जैसे रिटर्न फाइल नहीं किए थे 6 महीने से ज्यादा के बेटा आपने, तो आपने अपने डिफॉल्ट्स को रेक्टिफाई कर दिया। जैसे आपने रिटर्न फाइल कर दिए, टैक्स वगैरह जो ड्यू था वो पे कर दिया विद इंटरेस्ट विद लेट फाइलिंग फी, सब कुछ आपने पे कर दिया, तो प्रोसीडिंग्स ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, ड्रॉप हो जाएगी। सरकार चाह भी यही रही साहब आप सही ट्रैक पे आ जाओ, हमें क्या परेशान करने में मजा आ रहा है क्या आपको, क्लियर, डन। अच्छा, सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन की बात कर लेते हैं, रूल नंबर 21A। सबसे पहली बात आपने अगर खुद नहीं कैंसिलेशन के लिए अप्लाई किया था, तो जिस दिन कैंसिलेशन के लिए अप्लाई किया या इफेक्टिव डेट ऑफ कैंसिलेशन विच एवर इज लेटर, उस दिन से आपका रजिस्ट्रेशन क्या हो गया, सस्पेंड, ये मान लिया जाएगा। सेकंड, जब प्रॉपर ऑफिसर कैंसिलेशन के लिए प्रोसीड करता है बेटा, सर आपका रजिस्ट्रेशन वो क्या कर रहा है, कैंसिल कर रहा है, आपको नोटिस सर्व किया था बेटा, तो सर ऐसे केस में आपका रजिस्ट्रेशन वो क्या कर देंगे, सस्पेंड कर देंगे। ध्यान देना बेटा, आपका रजिस्ट्रेशन क्या हो जाएगा, सस्पेंड। और जैसे ही उन्होंने रजिस्ट्रेशन सस्पेंड किया उसके बाद यू कैन नॉट मेक एनी टैक्सेबल सप्लाई, मतलब कस्टमर से आप टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते, उसको आप टैक्स इनवॉइस इशू नहीं कर सकते, और ड्यूरिंग दिस पीरियड आप कोई रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे। अच्छा, एक बात और, सब रूल नंबर 2 नया ऐड हुआ था नवंबर 21 या उसके बाद जिनके एग्जाम्स होंगे उनके लिए रिलेवेंट है, उसमें कह दिया कि जीएसटी ने, अब जीएसटी डिपार्टमेंट ने एनालाइज किया आपके रिटर्न्स को, जीएसटीआर 3B को, किससे, आपके जीएसटीआर 1 से या फिर आपके जीएसटीआर 2A या जीएसटीआर 2B से, मतलब सप्लायर्स ने, आपके जो सप्लायर थे उन्होंने जीएसटीआर 1 सबमिट किया होगा, आपके 2A को कंपेयर किया या 2B को कंपेयर किया आपके 3B से, उसमें आपने 3B में क्रेडिट बहुत ज्यादा ले रखा है साहब, गड़बड़ कर रखा है, या आपके जीएसटीआर 1 से कंपेयर किया 3B को, तो 1 में सेल्स बहुत ज्यादा दिखा रही है सो दैट कस्टमर को क्रेडिट बहुत ज्यादा मिल जाए, और आपने 3B में सेल्स बहुत कम दिखा रही है, सरकार को टैक्स बहुत कम पे किया हुआ है, मतलब सर मजे ले रहे हो गवर्नमेंट के। या फिर और कोई एनालिसिस ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल जब डिपार्टमेंट ने कैरी आउट किया और पता पड़ा कि यहाँ पे सिग्निफिकेंट एनोमलीज है, डिफरेंसेस है, गड़बड़ है, तो ऐसे केस में सर डिपार्टमेंट आपका रजिस्ट्रेशन क्या कर देगा, सस्पेंड कर देगा इमीडिएटली, और आपको इंटीमेट कर देगा बाय इशूइंग अ कम्युनिकेशन थ्रू योर ईमेल आईडी या फिर कॉमन पोर्टल पे नोटिफाई कर देंगे बेटा आपको ये। और ध्यान रखना उसके 30 दिन में आपको रिप्लाई सबमिट करना पड़ेगा कि साहब गलती थी आपकी कि नहीं थी, या उसको रेक्टिफाई किया कि नहीं किया, समझे मेरी बात। और उसके बाद डिपार्टमेंट क्या करेगा, एक्शन लेगा कि आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल करना है कि नहीं करना है। ओके, अब सर इन सारे केस में आपका रजिस्ट्रेशन क्या हो गया, सस्पेंड। ड्यूरिंग द सस्पेंशन यू कैन नॉट मेक एनी टैक्सेबल सप्लाई, यू कैन नॉट फाइल एनी रिटर्न, मतलब आप कस्टमर से टैक्स नहीं ले सकते, यू कैन नॉट इशू एनी टैक्स इनवॉइस ड्यूरिंग दिस पीरियड, यू कैन फाइल एनी रिटर्न अंडर जीएसटी। ओके, अब मान लो प्रोसेसिंग कंप्लीट हो गई, आपने रिप्लाई दिया, रिप्लाई को कंसीडर किया इन्होंने, उनको लगता है नहीं नहीं एवरीथिंग इज फाइन, ओके सर कोई दिक्कत नहीं, गड़बड़ नहीं है, हमें गलत फहमी हुई थी, तो आपका रजिस्ट्रेशन वो क्या कर देंगे, रिवाइव कर देंगे, एक्टिव कर देंगे, सस्पेंशन विड्रॉ हो जाएगा। पर उनको लगता है कि मामला गड़बड़ है, तो विद इन 30 डेज दे विल पास एन ऑर्डर, आपके रिप्लाई के 30 दिन के अंदर वो क्या कर देंगे, ऑर्डर पास कर देंगे फॉर कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, और आपका सस्पेंशन विड्रॉ होके जिस दिन से रजिस्ट्रेशन सस्पेंड हुआ था उस दिन से
आपका रजिस्ट्रेशन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और भारत माता की जय हो जाएगी। समझे मेरी बात। और सर ड्यूरिंग दिस प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट के ऑफिसर को कभी भी लगता है कि नहीं नहीं सस्पेंशन नहीं होना चाहिए, आपने रिप्लाई दिया है, उनको लगता है कि नहीं सर ऐसे सही है, गलत नहीं है साहब, तो ऐसे केस में आपके सस्पेंशन को रिवोक कर सकता है और आपका रजिस्ट्रेशन वापस क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। इसी के साथ भारत माता की जय। अच्छा सरकार, अब बात आती है, एक सर्कुलर था लास्ट बेटा। अच्छा एक और रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन, यस लास्ट पॉइंट बचा हुआ है सर, सेक्शन नंबर 30 रेड विद रूल नंबर 23। सर रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ये क्या होता है? अगर मान लो ऑर्डर पास हो गया फॉर कैंसिलेशन ऑफ योर रजिस्ट्रेशन, अच्छा आपने खुद ने ही कैंसिलेशन के लिए अप्लाई किया था, तो उसके केस में रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन कभी नहीं हो सकता है। पर डिपार्टमेंट के ऑफिसर ने आपका रजिस्ट्रेशन क्या कर दिया, कैंसिल, क्योंकि आपने कोई ऑफेंस वगैरह किए थे बेटा, या कोई गड़बड़ कर दी जो हमने पढ़ी हुई। तो ऐसे केस में अगर आपको लगता है कि नहीं नहीं साहब हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई साहब, हम प्लीज साहब माफ कर दो, रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो चुका है, अब उसके ऑर्डर को आप रिवोक करवाने जा रहे हो, तो जिस दिन रजिस्ट्रेशन क्या हुआ है कैंसिल, उसके 30 डेज के अंदर आपको अप्लाई करना होगा रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन के लिए। पर अभी अभी नया अमेंडमेंट करके बोल दिया है कि ज्वाइंट कमिश्नर या एडिशनल कमिश्नर को पावर है कि वो 30 दिन का एक्स्ट्रा टाइम आपको और दे सकते हैं फॉर एप्लीकेशन फॉर रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन। तो 30 दिन प्लस 30 दिन का टाइम आपके पास हो गया फॉर एप्लीकेशन फॉर रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन। पर इस पीरियड में भी अगर आप अप्लाई नहीं कर पाए तो फर्दर कमिश्नर को पावर दिया कि वो 30 दिन का टाइम आपको और दे सकता है। तो 30 दिन प्लस 30 दिन प्लस 30 दिन के अंदर आप अप्लाई कर सकते हो फॉर रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन। पर हाँ, अप्लाई करने से पहले अगर आपके कोई टैक्स ड्यूज वगैरह बाकी थे, टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी लेट फाइलिंग फी एटसेट्रा बाकी था, तो पहले जो डिफेक्ट थे वो रेक्टिफाई करो पहले आप, फिर हम सोचेंगे। क्लियर। अब आपने अप्लाई किया, सारे डिफेक्ट या डिफॉल्ट को रेक्टिफाई करके फिर डिपार्टमेंट कंसीडर करेगा। अब डिपार्टमेंट लगता है नहीं नहीं हम तो रिवोक नहीं करेंगे, हम तो कैंसिल रखेंगे, तो पहले आपको शो कोज नोटिस सर्व करेंगे। वो शो कोज नोटिस सर्व किया, उसके 7 डेज में आप रिप्लाई देंगे, उसके बाद 30 दिन में उनको टाइम दिया हुआ है कि वो चाहे तो आपके रिवोकेशन की एप्लीकेशन को कंसीडर करते हुए आपके कैंसिलेशन रजिस्ट्रेशन को रिवोक कर दे, या वो कैंसिल ही रखे साहब, आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दे बेटा। हाँ है ना, आफ्टर गिविंग अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। और हाँ ध्यान रखना, जो भी CGST एक्ट में हुआ है वही SGST एक्ट में माना जाएगा और वाइस वर्सा बेटा। ऑब्वियसली अलग अलग एक्ट में अलग अलग अप्लाई करने की जरूरत नहीं, एक जगह ही अप्लाई करना है। ओके डन। एक लास्ट सर्कुलर, अगर कभी प्रॉपर्टी की डेथ हो जाती है तो ऐसे केस में रजिस्ट्रेशन का क्या होता है, लायबिलिटी वगैरह क्या होती है, ITC का क्या होता है, वो सिंपल सा सर्कुलर ने समझाया। उसने ये कह दिया कि सर जो उसके लीगल हायर्स है वो अगर बिजनेस कंटिन्यू कर रहे हैं, या तो लीगल हायर्स या कोई और पर्सन अगर उसका बिजनेस कंटिन्यू कर रहा है, तो जो पर्सन बिजनेस कंटिन्यू कर रहा है उसको नया रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा और पुराना रजिस्ट्रेशन क्या करना पड़ेगा, सरेंडर करना पड़ेगा। तो पुराना रजिस्ट्रेशन तो हमेशा सरेंडर करना ही पड़ेगा लीगल हायर्स को बेटा। ओके। और अगर उनकी कोई लायबिलिटीज वगैरह बाकी थी तो वो सब पे करनी पड़ेगी लीगल हायर्स को। और अगर बिजनेस कंटिन्यू हो रहा, तो जो पर्सन बिजनेस कंटिन्यू कर रहा है वो उनकी पुरानी लायबिलिटी सारे पे करने के लिए लायबल होगा। सेकंड बात, सर अगर मान लो एक्सेस ITC पड़ा हुआ है तो सर GST ITC 02 के थ्रू वो ITC पास ऑन हो जाएगा टू द ट्रांसफरी, अगर बिजनेस कंटिन्यू हो रहा है तो बेटा। ओके। एंड हाँ ध्यान रखना बेटा, ट्रांसफरी जो होगा उसको नए रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना ही पड़ेगा क्योंकि पैन नंबर चेंज हो रहा है बेटा। ओके डन। भारत माता की जय। इसी के साथ रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग सारे पॉइंट खत्म होते हैं। अब बच्चों बस एक ही दुआ है मेरी, आप अच्छे से पढ़े और इन रिवीजन लेक्चर्स को यूज करें। नो डाउट रिवीजन लेक्चर्स बहुत फास्ट होते हैं, ऑब्वियसली फास्ट होंगे, वरना रिवीजन कैसे होगा, रिवीजन इज फ्रॉम माइंड। क्लियर, समझे मेरी बात, विजन इज फ्रॉम माइंड, इसलिए आपका माइंड एक्टिव होना चाहिए, फास्ट होना चाहिए, कॉन्सेंट्रेटेड होना चाहिए और माहौल बनना चाहिए। और हाँ सरकार बहुत अच्छे से पढ़िए। ऑल दी वेरी बेस्ट, लव यू ऑल, टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।